तो दोस्तों सीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये आपका देखेंगे आंवला जो है इसमें मात्रा जो होती है, लेकिन यहाँ पर देखोगे कि सेव में यहाँ पर फाइबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। सेव में फाइबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, गुड़ में देखने को मिल जाता है, खीरा में भी फाइबर ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन गुड़ में आयरन मिलता है, लेकिन तीनों में नहीं मिलता है। आंवले में मिलता है, पालक में मिलता है, लेकिन कद्दू में नहीं मिलता है। आंवला, पालक, गुड़, ये जो होगा राइट आंसर। और ये बार बार पूछा जाता है। एक सवाल यहाँ पर है कि उस महिला वेटलिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। तो वहीदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कड़म मल्लेश्वरी। तो कड़म मल्लेश्वरी जो हैं वो उन्होंने 29 मेडल जीते हैं, और ये इंडिया की या फिर हम बात करें कि पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। सुनीता विलियम्स स्पेस में जाने वाली पहली महिला। बछेंद्री पाल आप देखेंगे तो ये आपके एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी भारत की, 5वीं दुनिया की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मेढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला एक पौधा है जिसको हम घटपाणी पौधा कहते हैं। तो घटपाणी पौधा जो है कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, मेघालय में। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के जो हैं आपके स्टेट्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। मेघालय मोस्ट प्रोबेबली राइट आंसर है। घटपाणी पौधा जो है मेघालय में पाया जाता है। एक बहुत अच्छा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, ये भी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर ही बेस्ड एक क्वेश्चन है। नीचे दिए गए सभी घरों के प्रकार में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ठीक है। भारी वर्षा मतलब समझते हैं जैसे बादल फटना या फिर बहुत ज़्यादा बरसात होती हो वहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा मेघालय का मासिन राम जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। और नॉर्थ ईस्ट जो कि आपके पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जो आपके बादल है टकराते हैं और बरसात होती है, आपको पता ही है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर किस तरीके के घर बनाने चाहिए? तो हम लोग जैसे रहते हैं, हम लोग सपाट घर वाले में रहते हैं। ठीक है। ठीक है, सपाट है तो सपाट में नहीं रहना है, क्योंकि सपाट वाले घर जो होंगे उसमें बरसात ज़्यादा होगी तो सीलन आएगी और मकान जो है टूटेगा। और सीलन तब आएगी जब पत्थर के मकान होंगे। तो इसीलिए पत्थर के मकान रखने नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बरसात होती है। तो किस तरीके के मकान रखने हैं? वो है बांस वाले। ठीक है। मिट्टी के रहेंगे तो वैसे ही आप देखोगे कि इतनी बरसात होगी कि मिट्टी जो है गल करके बिल्कुल पानी में बह जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो कितने आसानी से हमने चीज़ों को देख लिया कि जब बरसात होगी तो सपाट वाला काम नहीं करेगा, और दूसरी बात मिट्टी का जो होना चाहिए, मिट्टी का तो नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर जो होगा 3 होगा। और असम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। असम में जो है बांस के घर बनाए जाते हैं। रीजन इतनी ज़्यादा बरसात होती है कि कभी भी बाढ़ आ सकता है, और आपने देखा भी है कि असम में बाढ़ आई हुई है। ठीक है। आपके इस बारी सीजन में जो है बरसात के असम में बहुत भारी बरसात देखने को, भारी तबाही देखने को मिली है बरसात के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक यहाँ पर आपने यहाँ तक देख लिया है, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं सभी के जवाब देता हूँ। निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? आपको लगेगा बहुत हलवा क्वेश्चन है और आप समस्या समाधान करके चले भी जाओगे, लेकिन समस्या समाधान होगा नहीं। यहाँ पर पूछा है उपागम नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन को गणित शिक्षण की बात की जा रही है, पेडागोजी की बात की जा रही है। मतलब कि आप गणित पढ़ाओगे ना, जैसे कि आप गणित पढ़ाना चाहते हो किसी बच्चे को, तो आपको किस विधि से पढ़ाना चाहिए? तो आगमन विधि बिल्कुल फैक्ट है, पहले उदाहरण देना है। फिर निगमन विधि भी, नियम भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि आप गणित पढ़ा रहे हो तो उदाहरण भी देना पड़ेगा, कभी कभी आपको नियम भी देना पड़ेगा। समस्या का समाधान भी करना पड़ेगा अगर आप एक शिक्षक हो। गणित शिक्षण मतलब क्या? गणित की शिक्षा देना। ठीक है। गणित को शिक्षण देना मतलब गणित को पढ़ा रहे हो आप। विश्लेषण संश्लेषण ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा से कम और कम से ज़्यादा बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है। लेकिन आप एक शिक्षक के तौर पे आप देखोगे तो अभ्यास का बार बार इस्तेमाल आप नहीं करोगे। ठीक है। तो ये जो है गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित नहीं है, गणित के पेडागोजी से संबंधित नहीं है, ड्रिल और अभ्यास। तो आपको पता है ड्रिल और अभ्यास ये निगेटिव होते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। एक और अच्छा प्रश्न है, ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में, जैसे कि आप एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और अब जब आपको ऋतुओं से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट करना है, तो निम्न में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा? कौन सा ऐसा 4 कथन है जिसमें से एक कथन जब आप बोलोगे तो उसका कोई असर नहीं है, कोई महत्व नहीं है? ठीक है। तो आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, मौसम, अब क्या क्या पूछोगे? तो विद्यार्थियों को सर पर ले जाओगे और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में से किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे।
ठीक है। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं, तो ये प्रासंगिक है, ठीक है। ये पूछना इंपॉर्टेंट है। जैसे ठंडी आई है तो बच्चों से पूछना ठंड लग रही है कि नहीं, तो बच्चे कहेंगे यस सर। तो फिर बताओ ठंडी और गर्मी में क्या फ़र्क है, कौन सा मौसम बहुत बढ़िया है, तो बच्चे बताएंगे। ठंडी होती है तो गर्मी बताते हैं, गर्मी होती है तो ठंडी बताते हैं, कि इससे बढ़िया तो गर्मी ही थी। तो विद्यार्थियों को नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधि और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना, ये भी फैक्ट है। अब आपसे पूछा जाएगा जैसे सर्दियों की छुट्टी है 15 तारीख तक बच्चों की, तब उनसे पूछा जाएगा बच्चों से कि आप बताइए कि जो गर्मी की सॉरी ये ग्रीष्मकालीन है, गर्मी की है, अभी तो सर्दी की छुट्टियां हैं, तो मान लीजिए सर्दी की छुट्टियां जब हुई तो बच्चों से पूछा जाएगा कि सर्दियों की छुट्टियों में आपने क्या क्या किया, आपने मौसम का किस तरीके से आनंद लिया। अब तो आप गर्मी आने वाली है, अभी ठंडी का माहौल है, तो उस चीज़ के बारे में आप बताइए क्या क्या आपने किया है। तो मतलब ऋतु से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बताएंगे कि ठंडी थी, फिर दोपहर में धूप आ जाती थी, हम लोग कहीं ना कहीं अलाव के पास बैठते थे, बातें करते थे, ये खाते थे वो खाते थे, फिर शाम को मौसम चेंज हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखोगे ये भी सही है। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर देना, मतलब टोपी देना किस लिए, गर्मी के लिए, बरसाती दे देना बरसात के लिए, स्वेटर दे देना ठंडी के लिए। तो ये भी दिखा करके पूछना इनमें से किसका प्रयोग किया गया है, तो टोपी गर्मी के लिए, बरसाती बरसात के लिए, स्वेटर जो है गर्मी के लिए। तो ये भी एक प्रासंगिक है। और यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे इस पर बताना स्टार्ट करेंगे तो मतलब समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ऋतुओं की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऋतुओं की बात समझ में नहीं आ रहा, जब उनको आप लेकर के चले ही गए शहर पर और उसके बाद आप पूछोगे तो फिर टॉपिक कब बात करोगे और उसके बारे में पढ़ाओगे कब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। एक और प्रश्न देखेंगे, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना कहलाता है। अब इस चीज़ को देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरीके से कार्य सीखने का कार्य किया जाता है, मतलब बच्चा जो है वो सीख रहा है, डेली बेसिस पर सीख रहा है और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, मैंने कल भी बताया था, पोर्टफोलियो उसको कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पोर्टफोलियो एक बच्चे का बनता है और अगर ये एक स्कूल से लेकर के दूसरे स्कूल में अगर वो बच्चा ट्रांसफ़र होता है तो वो पोर्टफोलियो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा ताकि उसके रिकॉर्ड को पता चल सके। जैसे कि मान के चलिए आपने सीटेट क्लियर कर लिया, तो आने वाले जब भी आप सुपर टेट में जाओगे तो आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो एक तरीके से पोर्टफोलियो का कार्य करेगा और वो जब आप जाओगे वहाँ पर तो उसको लगाना पड़ेगा और उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है और आपके हिसाब से कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है पोर्टफोलियो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्न में से कौन सा तत्व सहायक है। गैर संदर्भित, गैर निगेटिव शब्द होता है, याद रखिएगा। विस्तारित, ठीक है। उद्दीपक, अनुक्रिया, ये तो आपका अधिगम के लिए है ही नहीं, ठीक है। रट कर याद करना, ये गलत हो गया। तो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्न में से कौन सा तत्व सहायक है, तो वह है विस्तारण, ठीक है। तो अधिगम को विस्तारित करोगे तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं और विस्तारण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये पॉजिटिव टैग है। आंसर नंबर सेकंड राइट। एक और प्रश्न देखते हैं, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति कहलाती है। तो देखिए श्रृंखला में यादगार और सार्थक भागों में समूहित, ठीक है। तो भागों की बात की जा रही है, देखिए सार्थक भागों की बात की जा रही है, तो भाग भाग में लेकर के जाने का मतलब खंड खंड की बात की जा रही है, तो खंडीकरण ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो राइट आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लंबी श्रृंखला की बात कर रही है, मतलब श्रृंखला की बात हो रही है और साथ ही साथ भागों की बात की जा रही है, तो इस रणनीति को क्या कहा जाता है, खंडीकरण। बार बार पूछा जाता है और 1 नंबर फ्री का देके जाएगा। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया और मज़ा आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। तो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में बहुत सारे कच्चे माल, ठीक है, जिससे आप चीज़ें बना सकते हैं, उसके संबंध में कौन सा एक प्रामाणिक कार्य होगा, उस जो कच्चा माल है उससे क्या आप बना सकते हैं, बच्चों से ये पूछा जा रहा है। तो ये पूछा जाता है, ये बार बार इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में और इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ही होता है। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजार में लाए जाने को दर्शाने को कहना, ये गलत होगा। कटाई और बाजार में लाए जाने को दर्शाने को कहना, इतना मुश्किल काम आप क्यों दे रहे हो बच्चों को, ठीक है। तो निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई, बाजार में ला जाने का, तो कच्चा माल का यहाँ पर बच्चे के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना, पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है।
तो ये बच्चा प्रयोग नहीं करेगा, ये बच्चा सिर्फ देख पाएगा। ठीक है, तो कच्चे माल को बच्चा देखेगा तो उसका प्रमाणिक कार्य नहीं है ना, बच्चे को करके सीखना है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। ठीक है, विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के एक मेजपोश बनाने को कहना। अब दोनों यहाँ पर सही दिख रहा है, तो कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पर सही क्या होगा, क्योंकि दोनों में बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पर पेंसिल स्टैंड बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पर दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेजपोश बनाने को कहा जा रहा है। तो आप देखोगे साफ तौर पे यहाँ पर क्या लिखा है, कच्चे माल से। अब यहाँ पर कहीं भी आपको कच्चे माल की बात नहीं की गई है, पुराने सूती कपड़े की बात की गई है। पुराना मतलब कि वो कच्चा माल नहीं है। ठीक है, पुराना कपड़ा मतलब कि वो कच्चा माल क्या होता है, जो नया होता है, जिससे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो याद रखेंगे ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से मैं चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो क्वेश्चन को देखा आपने और चीज़ों को समझने की कोशिश की। यहाँ पर बात हो रही है कच्चे माल की, तो यहाँ पर कहीं कच्चे माल का वर्णन नहीं है, यहाँ पर भी कहीं कच्चे माल का वर्णन नहीं है, यहाँ पर भी कहीं कच्चे माल का वर्णन नहीं है। यहाँ पर वर्णन है तो आप इसको सही करेंगे। जिस अप्रोच से मैं चीज़ों को सिखा रहा हूँ उस अप्रोच से सीखिए। जितने भी वीडियोज़ हैं जो हॉट 10 के हैं, और या फिर हम लोग जो टॉपिक वाइज ला रहे हैं या ऑलराउंडर सेट ला रहे हैं, उसको देख लीजिए, आपका परीक्षा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वो वही क्वेश्चन हैं जो परीक्षा बार बार रिपीट करती है। बाकी मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और गुरु दक्षिणा के रूप में अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। बाय बाय।